कक्षा 12 की फिजिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और वो टॉपिक है एम्पियर का परिपथीय नियम। बोर्ड परीक्षा को देखते हुए ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो हम लोग आज इसी पर डिस्कस करने वाले हैं। बायो-सेवर्ट का नियम और बायो-सेवर्ट के नियम का प्रयोग करके किसी धारावाही लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये सारी वीडियो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। वो सारे टॉपिक्स हमारे क्लियर हो चुके हैं। उसके बाद इस टॉपिक का नंबर है। तो सबसे पहले देख लेते हैं डिफिनेशन क्या है। डिफिनेशन को एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम डेरिवेशन करेंगे और उसके बाद हम एक बार डेफिनेशन पे फिर से बात करेंगे। तो लास्ट तक देखिएगा। लिखा हुआ है किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन। देखिए ये B क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, और ये dl क्या है, dl है dl, l कहता है लंबाई, तो dl मतलब रेखीय, और ये समाकलन का सिंबल बना हुआ है। तो क्या कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन पथ द्वारा घिरे हुए कुल धारा I का म्यू नॉट गुना होता है। अर्थात B डॉट dl का जब हम रेखीय समाकलन करेंगे तो क्या मिलेगा, म्यू नॉट I। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये जो सर्किल बना हुआ है, गोले के लिए भी सेम सिंबल यूज करते हैं, सर्किल के लिए भी सेम सिंबल यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर ये गोले के लिए नहीं है। ये किसके लिए है, ये इस वृत्त के लिए। आप लोग देख रहे होंगे कि ये जो वृत्त है ये कुछ पैराबोलिक जैसा दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये वृत्त ही है। अगर इसको आप ऊपर से देखेंगे तो ये वृत्त जैसा ही है। तो अब क्या करेंगे, हम थोड़ा सा इसमें थ्योरी लिखनी है, वो थ्योरी लिख लेंगे। ये जो डिफिनेशन है ये तो आपको परिभाषा के तौर पे लिखनी है, उसके बाद आपको थोड़ी सी थ्योरी लिखनी है और आप अपने डेरिवेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। तो थ्योरी में क्या लिखना है, थ्योरी में लिखना है कि माना एक धारावाही चालक y डैश है, और इस धारावाही चालक में I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, और इस I एम्पियर की धारा के कारण इस चालक से r दूरी पर कोई बिंदु P है, r दूरी पर कोई बिंदु P है। हम यहाँ पर बिंदु P मान भी लेते हैं। जिस बिंदु P पर या r दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है, और बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r हो जाएगा, जो हम ऑलरेडी पहले ही प्रूव कर चुके हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि इस बिंदु P पर जो तीव्रता है वो कितनी है, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r। अब एक चीज़ हम इमेजिन करें कि ये जो हमने वृत्त बनाया है, ये वृत्त बहुत ढेर सारे छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर बना होगा, बहुत छोटे छोटे पॉइंट से मिलकर बना होगा, बहुत छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर बना होगा, हम ये मान लेते हैं। तो अब ये वृत्त अगर बहुत छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर बना है, तो लगभग हर एक बिंदु के कारण, चाहे वो बिंदु इस जगह पर स्थित हो, चाहे वो इस जगह पर स्थित हो, चाहे वो इस जगह पर स्थित हो, चाहे जिस जगह पर स्थित हो, उस बिंदु की इस केंद्र बिंदु O से, जो हमारा एक इस वृत्त का केंद्र है, जो चालक पर ही स्थित है, चालक के बिंदु O पर स्थित है, तो ये जितने भी हमारे बिंदु हैं, ये सभी बिंदु इस केंद्र से समान दूरी पर स्थित होंगे। आप इमेजिन करिए ये कोई वृत्त है, और हम मान लेते हैं कि ये वृत्त बहुत असंख्य बिंदुओं से मिलकर बना हुआ है, और ये इसका केंद्र है, ये असंख्य बिंदुओं से मिलकर बना हुआ है। तो किसी भी बिंदु को हम अगर इस केंद्र से मिलाएं, इसको मिलाएं या इसको मिला दें, या इसको मिला दें, या इसको मिला दें, या इसको मिला दें, किसी को भी मिला दें, किसी भी बिंदु को मिला दें, उस बिंदु की इस केंद्र से दूरी तो उतनी ही रहने वाली है। तो इस केस में भी यही होगा, चाहे हम इस बिंदु को मिला दें, चाहे इस बिंदु को मिला दें, किसी भी बिंदु को मिला दें, उस हर एक बिंदु की इस केंद्र बिंदु O से, जो चालक पे स्थित है, उससे दूरी कितनी रहने वाली है, r ही रहने वाली है। तो
तो जब दूरी नहीं बदल रही है और ये धारा भी नहीं बदल रही है तो इसका मतलब क्या हुआ, जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी वो भी परिवर्तित नहीं होगी, वो भी सेम ही रहने वाली है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सभी बिंदुओं के कारण अगर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो तो हम क्या कर देंगे, जो एक बिंदु के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मिली है, तो एक बिंदु के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, b है, और उसका हम कर दें रेखीय समाकलन, उसका क्या कर दें, रेखीय समाकलन, तो क्या हो जाएगा b डॉट dl, और इसका करने वाले हैं हम लोग रेखीय समाकलन, और रेखीय समाकलन करने के बाद देखते हैं हमको क्या प्राप्त होता है। तो अब जैसे ही हम इसका रेखीय समाकलन करेंगे तो देखिए b डॉट dl इज इक्वल टू हो जाएगा b dl cos थीटा। देखिए यहां पर डॉट है, डॉट मतलब ये अदिश वेक्टर के लिए यूज किया जाता है, और आप समझ लीजिए कि अगर कहीं पर लिखा है b डॉट dl तो इसका मतलब हो जाएगा b dl cos थीटा, और अगर लिखा है b क्रॉस dl, हम इसको गुणा नहीं पढ़ेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई का सिंबल नहीं पढ़ेंगे, b क्रॉस dl ये सदिश वेक्टर के लिए यूज किया जाता है, तो ये हो जाएगा b dl साइन थीटा। ये नोट नहीं करना है, ये सिर्फ हमने समझाने के लिए आपको बता दिया है। तो यहां पर फिर क्या हो जाएगा वो भी देख लीजिए, ये b डॉट dl हम लोग इसको सॉल्व कर रहे थे, तो ये हो जाएगा b dl इंटू कॉस 0। अभी यहां पर देखिए कॉस थीटा, यहां पर क्या होगा, कॉस थीटा होगा, लेकिन थीटा बराबर कितना होगा, 0 ही होगा, क्योंकि जिस डायरेक्शन में फील्ड है ये उसी डायरेक्शन में हमारा मैग्नेटिक फील्ड भी है। कहने का मतलब ये है कि वृत्तीय पथ और इस चालक तार के कारण उस वृत्तीय पथ पर उत्पन्न होने वाली चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो इसका मतलब थीटा बराबर हो जाएगा 0 डिग्री। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस 0, मतलब उनके बीच कोई कोण ही नहीं बनेगा, समांतर होंगे या एक ही दिशा में होंगे तो कोण नहीं बनेगा, तो थीटा बराबर हो जाएगा 0 डिग्री। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा b डॉट dl, और ये हो जाएगा देखिए b dl इंटू 1, क्या हो जाएगा b dl इंटू 1। इसके बाद फिर देख लीजिए क्या हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा, मैं एक लाइन खींच देता हूं, b डॉट dl इज इक्वल टू, अब यहां पर देख लीजिए ये हो जाएगा b dl, b डॉट dl इज इक्वल टू, यहाँ पर निशान छूट गया था, निशान लगा लीजिए। अब यहाँ पर देखिए जो b है, b क्या है, b है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो जब यहाँ पर धारा नहीं बदल रही है तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी नहीं बदलेगी, ना धारा बदल रही ना ही दूरी बदल रही, दोनों चीजें नहीं बदल रही हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता नहीं बदलेगी। तो इसका मतलब ये नियत रहेगी, जो कुछ भी नियत रहता है उसको हम क्या कर लेते हैं, बाहर कर लेते हैं। तो हमने इसको क्या किया, बाहर कर लिया। उसके बाद फिर देखिए क्या हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा dl, और dl का जब हम रेखीय समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा b डॉट dl इज इक्वल टू b इंटू dl का हो जाएगा l, dl का क्या हो जाएगा, l हो जाएगा, और ये हो जाएगा b डॉट dl इज इक्वल टू b इंटू l क्या होगा। देखिए जब बहुत ढेर सारे छोटे छोटे बिंदु ऐसे मिलके बनाए हैं तो लास्ट में वो बनाए क्या है, बनाए तो एक वृत्त ही है। तो इसका मतलब बहुत छोटे सारे बिंदु मिलके एक वृत्त बनाते हैं, और उस वृत्त की परिधि कितनी है, l, या l को हम 2 पाई r भी लिख सकते हैं।
ये जो वृत्त बना हुआ है इस वृत्त की परिधि कितनी होगी 2 पाई r, तो हम इसको 2 पाई r भी लिख सकते हैं। उसके बाद फिर देख लीजिए क्या हो जाएगा, b डॉट dl इज इक्वल टू, b की वैल्यू देखिए क्या हो जाएगा, b की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट i अपॉन 2 पाई r इंटू 2 पाई r, r से r कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। तो फाइनली यहाँ पर क्या बचा, b डॉट dl का जब हमने रेखीय समाकलन किया तो हमको क्या मिला, म्यू नॉट i, और यही एम्पियर का परिपथी नियम है। तो आप लोग क्या लिख देंगे, यही एम्पियर का परिपथीय नियम है। इसके बाद इसमें एक और क्वेश्चन को रिलेट कर देते हैं, उस क्वेश्चन को भी हम अभी सीखेंगे। इसी क्वेश्चन में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक भी ऐड कर देते हैं कि अनंत लंबाई के ऋजुरेखीय धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। देखिए इसमें बिल्कुल वैसे ही एक फिगर बना लेना है आपको और सारी कंडीशन सेम दिखा देनी है कि एक वृत्ताकार धारावाही चालक तार है y डैश, और ये इस चालक तार के कारण इसके चारों तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो कितना होगा। तो सीधे लिख देना है कि एम्पियर के परिपथीय नियम से, एम्पियर के परिपथीय नियम से। देखिए इसकी थ्योरी आपको दोबारा लिखनी पड़ेगी अगर केवल यही क्वेश्चन पूछा जाए। कहने का मतलब है कि इसकी थ्योरी आपको लिखनी कब पड़ेगी, जब केवल यही क्वेश्चन पूछा जाए, और अगर दोनों कंबाइंड क्वेश्चन पूछे गए हैं तो आपको दोबारा से थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है, आप ऑलरेडी एक बार लिख चुके हैं। तो एम्पियर का परिपथीय नियम क्या बताता है, बताता है B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट I, जो कि हमने बिल्कुल अभी अभी प्रूव किया है। इसके बाद फिर क्या होगा वो भी देख लीजिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए ये हो जाएगा b dl cos थीटा इज इक्वल टू म्यू नॉट I। मैं इस पे डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि मैंने अभी अभी बताया कि ये सारी चीजें कैसे होती हैं। उसके बाद b dl cos 0, क्योंकि थीटा बराबर क्या हो जाएगा 0। देखिए चुंबकीय क्षेत्र भी इधर ही रहेगा और जो हमारा dl है वो भी इधर ही रहेगा, यानी दोनों की डायरेक्शन जो रहेगी वो बिल्कुल सेम रहने वाली है। और ये किसके बराबर है, म्यू नॉट I के। फिर हो जाएगा b dl इंटू 1 इज इक्वल टू म्यू नॉट I। त्रिकोणमिति की सारणी में cos 0 की वैल्यू 1 होती है। उसके बाद फिर देख लीजिए b dl इज इक्वल टू म्यू नॉट I। अभी देखिए ये b तो कांस्टेंट है तो ये बाहर चला जाएगा, b चला गया बाहर, अंदर क्या बचा, dl इज इक्वल टू म्यू नॉट I। यहाँ तक हो गया। b इंटू ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा dl का समाकलन या रेखीय समाकलन l हो जाएगा, और ये हो जाएगा म्यू नॉट I। b इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन l। l कितना होगा, देखिए ये पूरी लंबाई या ये कह लें कि इस वृत्त की परिधि ही l है, तो हम इसको वैसे तो l मान लें। और उसके बाद फिर क्या लिख लेंगे, b इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन l। क्या हो जाएगा, वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि होती है 2 पाई r, या हम लिख देंगे अंश व हर में 2 से गुणा करने पर, क्या लिख देंगे, अंश व हर में 2 से गुणा करने पर। तो b इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर 2 से गुणा कर दीजिए, यहाँ पर 2 से गुणा कर दीजिए, तो b इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट 2I अपॉन 4 पाई r। आप ये वाला भी आंसर लिख सकते थे जो केवल इतना आया था
और ये हो गया अनंत लंबाई के ऋजुरेखीय धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब यहाँ पर एक चीज हम आपसे और डिस्कस करना चाहेंगे कि ये जो लिखा हुआ है अनंत लंबाई, क्या वास्तव में कोई चालक तार ऐसा हो सकता है जो अनंत लंबाई का हो? तो रियलिटी में तो ऐसी पॉसिबिलिटी है नहीं कि कोई चालक तार ऐसा हो जिसकी लंबाई अनंत हो। तो फिर ये अनंत लंबाई लिख क्यों देते हैं? देखिए इसके पीछे भी एक लॉजिक है कि क्यों अनंत लंबाई का चालक तार लिख दिया जाता है। तो हम 2 मिनट उस पर भी डिस्कस करेंगे। यहां पर मान लीजिए ये एक कोई चालक तार है, ये हमने मान लिया ये एक चालक तार है और इस चालक तार को हम अनंत लंबाई की संज्ञा देना चाहते हैं। तो अनंत लंबाई की अगर हमें इसे संज्ञा देनी है तो फिर जहां से हम देख रहे हैं या जहां से हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं वो प्रेक्षण बिंदु बहुत ही नजदीक होना चाहिए। इस चालक के बहुत ही नजदीक एक बिंदु होना चाहिए। वहां से ना हमको इसका ये सिरा ए दिखेगा ना ही ये सिरा बी। तो जब प्रेक्षण बिंदु या कोई ऑब्जर्व करने का पॉइंट इस चालक के बहुत 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 नजदीक होगा तो इस चालक को हम कहेंगे कि ये अनंत लंबाई का चालक है, या हम उसको मान लेंगे, कंसीडर कर लेंगे कि ये अनंत लंबाई का चालक है। लेकिन इसी चालक को हम बहुत दूर से देखेंगे तो यहाँ पर जो बनने वाला कोण है वो बहुत ज़्यादा नहीं होगा इसकी तुलना में। देखिए यहाँ से और यहाँ देखेंगे तो लगभग 170, 175, 180 के आसपास ही कोण बनेगा। यहाँ से देखने पे तो बहुत ज़्यादा कोण बन रहा है 170, 175, लेकिन यहाँ से देखने पे तो हो सकता है 30 अंश 40 अंश का ही कोण बन रहा हो। और यहाँ से देखने पर हमको दोनों सिरे बहुत ही स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। तो जब हमारा प्रेक्षण बिंदु या ऑब्जर्वेशन पॉइंट बहुत ज़्यादा दूर होगा तो इसको हम अनंत लंबाई का नहीं कहेंगे, लेकिन अगर हमारा ये पॉइंट बहुत नज़दीक है तो इसको हम अनंत लंबाई का चालक कहेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।